What's up everyone? Welcome back to the channel। तो लास्ट क्लास में हमने चैप्टर नंबर 2 प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट शुरू किया था। आज हम प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट को आगे बढ़ाएंगे और आज हम फेयोल के बारे में जानने वाले हैं। देखिए इस चेहरे को, गौर से देखिए इस शख्स को, क्या कंट्रीब्यूशन है इनका मैनेजमेंट की फील्ड में, ये सब हम आज जानने वाले हैं इस वीडियो के अंदर। एंड दिस इज गोना बी वेरी 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 इंपॉर्टेंट। और अभी टाइम आ गया सिर्फ पढ़ने का, हाफ ईयरलीज भी आने वाले हैं, तो आइए जल्दी से अपने सिलेबस को भी पुश करते हैं और आगे लेके चलते हैं। लेट्स बिगिन। तो आइए जी शुरुआत करते हैं हम सबसे पहले फेयोल के बारे में। हेनरी फेयोल हैं कौन? तो सबसे पहले ये जानो कि हेनरी फेयोल इज कंसिडर्ड एज द फादर ऑफ मैनेजमेंट। मैनेजमेंट में बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है, इन्होंने अपनी बुक लिखी हुई है, इन्होंने प्रिंसिपल्स दिए हैं। जो हमारे पास फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट है उसके अंदर भी इनका कंट्रीब्यूशन बहुत बड़ा है। तो हेनरी फेयोल को कंसिडर करा जाता है फादर ऑफ मैनेजमेंट और इनके ही प्रिंसिपल्स हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। ठीक है। द यूनिवर्सलिस्ट एंड द फादर ऑफ जनरल मैनेजमेंट वॉज बॉर्न इन फ्रांस इन 1841। डेट का ध्यान रखना। ही ग्रेजुएटेड इन 1860 एज अ माइनिंग इंजीनियर। सर इंजीनियर थे फेयोल? हाँ जी, इंजीनियरिंग इन्होंने करा और ग्रेजुएट हुए 1860 में एज माइनिंग इंजीनियर एंड जॉइंड अ फ्रेंच माइनिंग कंपनी द सेम ईयर। उन्होंने वहाँ पे सबसे पहले जूनियर एग्जीक्यूटिव की तरह से काम करा। ठीक है। Thereafter he was promoted as a general manager। अब वो मैनेजर बन गए तो सारा मैनेजमेंट इनके हाथ में आ गया। In 1898 he was appointed as a CEO of the company। His managerial excellence, बहुत ज़बरदस्त काम करा, मैनेजमेंट बहुत ज़बरदस्त थी, was reflected by the fact that he turned the losing company into flourishing organization। एक वो कंपनी जो डूबता जा रहा था उसको एक फ्लरिशिंग ऑर्गेनाइजेशन बनाया। When he retired after 30 years, 30 साल बाद जब वो रिटायर हुए तो कंपनी एक लीडिंग कोल स्टील कंपनी थी जिसका बहुत स्ट्रॉन्ग फाइनेंशियल बैकग्राउंड था। तो कंपनी को बड़ा बनाया इन्होंने अपनी प्रिंसिपल्स की मदद से, अपने काम करने के तरीके की मदद से। और वो क्या क्या चीज़ें हैं वो सब हम आज पढ़ने वाले हैं इस पर्टिकुलर वीडियो में। सबसे पहले ये देखो कि फेयोल ने कितने प्रिंसिपल्स दिए हैं। फेयोल ने हमें दिए हैं 14 प्रिंसिपल्स। राइट, आपको शायद ऊपर से पहला वाला क्रॉप हो रहा होगा। इस तरीके से 14 प्रिंसिपल्स दिए हैं और ये सभी प्रिंसिपल्स हम लोग पढ़ने वाले हैं वन ऑन वन। राइट, सबसे पहला प्रिंसिपल्स कौन सा है हमारे पास? सबसे पहला प्रिंसिपल आता है डिवीजन ऑफ वर्क। व्हाट इज डिवीजन ऑफ वर्क? काम को बांटना इज डिवीजन ऑफ वर्क। सिंपल, और कुछ भी नहीं है। फेयोल का कहना यह है कि एक ऑर्गेनाइजेशन में अगर एक इंसान सब कुछ करना चाहेगा तो यार कैसे ऑर्गेनाइजेशन बड़ा होगा? एक अकेला इंसान कैसे मार्केटिंग करे, सेल्स करे, फाइनेंस देखे, प्रोडक्शन देखे, परचेज देखे, ऑपरेशंस देखे, क्या क्या देखे? तो काम को तो बांटना पड़ेगा। तो फेयोल ने बोला सबसे पहले आप ये देखो कि आपके पास क्वालिफाइड स्टाफ है और जो जिस पर्टिकुलर फील्ड में एक्सपर्ट है काम को बांट दो। ठीक है। तो इन फेयोल्स व्यू द प्रिंसिपल ऑफ डिवीजन ऑफ वर्क शुड बी अप्लाइड टू ऑल काइंड्स ऑफ वर्क। कोई भी काम हो, टेक्निकल हो, मैनेजरियल हो, कोई भी काम, सब में डिवीजन ऑफ वर्क चलता है। डिवीजन ऑफ वर्क प्रमोट स्पेशलाइजेशन। ये शब्द याद रखना। डिवीजन ऑफ वर्क किसको प्रमोट करता है? स्पेशलाइजेशन। जब आप काम बांटते हो और एक इंसान एक ही काम बार बार कर रहा है तो वहाँ से स्पेशलाइजेशन देखने को मिलता है। काफ़ी ज़्यादा एक इंसान परफेक्ट हो जाता है। अब हम पढ़ाते जाते हैं, हर साल बेटर करते जाते हैं और हमारे अंदर स्पेशलाइजेशन बढ़ता चला जाता है। ईच जॉब शुड बी असाइन टू अ पर्सन अकॉर्डिंग टू हिज कैपेबिलिटी। जिसकी जैसी कैपेबिलिटी, क्वालिफिकेशन, वैसा काम दो, जैसा एक्सपीरियंस। डिवीजन ऑफ वर्क प्रमोट्स एफिशिएंसी। देखो जब काम बांटोगे तो एफिशिएंसी आएगा, कम खर्चे में काम होगा, अच्छे से अच्छे समय पे काम होगा, बिल्कुल कोई टेंशन नहीं है। फेयोल सजेस्टेड दैट डिवीजन ऑफ वर्क नॉट ओनली एट फैक्ट्री बट ऑल्सो एट मैनेजमेंट टू इम्प्रूव प्रोडक्टिविटी, एक्यूरेसी एंड स्पीड। सब बेटर होता चला जाएगा अगर आप काम बांट के चलोगे। तो दिस इज हाउ डिवीजन ऑफ वर्क प्लेज और किस तरीके से काम चलता है। नेक्स्ट आता है अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। ये क्या है सर? अथॉरिटी का क्या मतलब होता है? पावर। और रिस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब होता है ऑब्लिगेशन। अथॉरिटी मीन्स पावर, रिस्पॉन्सिबिलिटी मीन्स ऑब्लिगेशन। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब हुआ सर कि अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी गो टुगेदर, एक साथ चलते हैं। यही मेन लाइन है इस प्रिंसिपल की। अगर आपने अपनी ऑर्गेनाइजेशन में किसी को पावर दे दी
और उसको कोई भी जिम्मेदारी नहीं दी तो यार वो तो पावर का मिसयूज कर जाएगा। और अगर आपने किसी इंसान को सिर्फ जिम्मेदारी दे दी, रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दी, अथॉरिटी की बात ही नहीं करी, तो फिर तो वो अपनी जिम्मेदारी पूरी नहीं कर पाएगा। फॉर एग्जाम्पल, मैंने ये कहा अपने ऑर्गेनाइजेशन में किसी इंडिविजुअल को कि यार मैं 3 दिन के लिए बाहर जा रहा हूँ, मेरी जगह पे आप पढ़ा लो। उसने कहा ठीक है मैं पढ़ा लूँगा। मैंने रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दी। बोर्ड जब यूज़ करने की बारी आई, मैंने कहा नहीं 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 नहीं, बोर्ड नहीं यूज़ करना, आप बिजनेस स्टडीज़ वैसे ही पढ़ाओ, ओरली पढ़ाओ बच्चों को कुछ समझ ही नहीं आया। तो जिम्मेदारी दे दी, पावर दी नहीं कुछ भी यूज़ करने की, कुछ भी करने की, तो यार जिम्मेदारी भी सही से पूरी नहीं हो पाएगी ना। और एक इंसान को मैंने कहा यार बस पावर है तुम्हारे पास, जो करना है करो, कोई जिम्मेदारी नहीं, बस पीछे से संभाल लेना, तो वो तो अपनी पावर को मिसयूज़ करने लगे। उसने 4 दिन तक पढ़ाया ही नहीं मेरे पीछे से, सिर्फ गेम्स ही खेलते रहे बच्चों के साथ। बड़ गड़बड़ हो गई हमारी ऑर्गेनाइजेशन में। तो फेयोल का मानना है अगर आप किसी को पावर देते हो तो जिम्मेदारी भी दो, किसी को जिम्मेदारी दे रहे हो तो फिर पावर भी दो, दोनों चीज़ें दो, और एक बैलेंस होना चाहिए। दे गो टुगेदर, there should be a balance between both authority or responsibility. Fayol stressed that right and power to give orders should be balanced by the responsibility for performing necessary functions. In other words of Fayol, the result of authority is responsibility. Authority से ही responsibility आती है. It is the natural result of authority and essentially another aspect of authority, and whenever authority is used, responsibility is automatically born. किसी को power मिलती है तो responsibility भी अपने आप ही आ जाती है। इसके बाद तीसरा प्रिंसिपल कौन सा आ रहा है? डिसिप्लिन। डिसिप्लिन आप सब जानते हैं। डिसिप्लिन का मतलब सही समय पे सही चीज़ें होनी चाहिए। हम लोग स्कूल में बहुत डिसिप्लिन की बात करते हैं, हम लोग अपने घरों में बहुत डिसिप्लिन की बात करते हैं, सब जगह डिसिप्लिन इंपॉर्टेंट होता है। आप किसी ऑर्गेनाइजेशन में जाओ, ऑल्दो घर पे तो यार तुम सभी, इवन मैं भी बहुत ज़्यादा डिसिप्लिन नहीं हूँ, बट स्कूल्स में फुल डिसिप्लिन की कोशिश करी जाती थी, कॉलेजेस में भी थोड़ा सा कम, बट डिसिप्लिन होता है। तो क्या है डिसिप्लिन? डिसिप्लिन इज द ओबीडियंस टू ऑर्गेनाइजेशनल रूल्स एंड रेगुलेशंस। आपकी ऑर्गेनाइजेशन में देयर शुड बी सर्टेन रूल्स, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, होने चाहिए। इट इज इमैटेरियल वेदर दीज एग्रीमेंट्स आर इम्पोज्ड ऑन एम्प्लॉइज और रीच्ड अपॉन विद देयर कंसेंट। ये क्या लिखा है? इसने कहा कि फर्क नहीं पड़ता कि किस तरीके से आप लोग इसको लगा रहे हो, बट होना जरूरी है। डिसिप्लिन इज एब्सोल्युटली एसेंशियल फॉर स्मूथ रनिंग ऑफ द बिजनेस। टू सम ऑफ, डिसिप्लिन कैन एनफोर्स्ड ओनली। डिसिप्लिन कब हो सकता है? अगर अच्छे सुपीरियर्स हों हर लेवल पे, वर्कर्स के साथ क्लीन और फेयर एग्रीमेंट्स हुए हों, और पेनल्टीज और जुडिशली अप्लाइड। अगर कोई गलती करता है तो उसके ऊपर पेनल्टी लगाई जाए, तभी तो डर होगा, तभी तो डिसिप्लिन होगा। तो डिसिप्लिन बहुत इंपॉर्टेंट है और उसको तरीके से चलाना पड़ता है। नंबर 4 आ रहा है हमारे पास, यूनिटी ऑफ कमांड। सर व्हाट इज यूनिटी ऑफ कमांड? यूनिटी ऑफ कमांड में फेयोल ने ये बोला कि अगर आपके ऑर्गेनाइजेशन में बहुत सारे लोग काम करते हैं और उनके ऊपर आपने बहुत सारे बॉस बिठा दिए, तो उनको समझ में ही नहीं आएगा यार किस बॉस का बात सुननी है, किसकी नहीं सुननी। तो हमेशा फेयोल का मानना ये है कि एक बॉस होना चाहिए। अगर एक से ज्यादा बॉस होंगे तो सबऑर्डिनेट किसकी बात मानेगा? कंफ्यूज हो जाएगा। तो देयर शुड बी ओनली वन बॉस। फेयोल का मानना है कि आपकी टीम का एक ही बॉस होना चाहिए। क्या लिखा है? दिस प्रिंसिपल स्टेट्स दैट अ सबऑर्डिनेट शुड रिसीव ऑर्डर्स एंड बी रिस्पॉन्सिबल टू ओनली वन बॉस। Fayol claimed that if the unity of command is violated, अगर टूटता है, authority is undermined, authority कम हो जाती है, discipline is endangered, discipline खराब हो जाता है, order disturb हो जाता है, disability threaten हो जाती है, तो बड़ी problems आती हैं। If there are 2 or more superiors for an employee, it will undermine authority. अगर एक employee के लिए 2 या उससे ज़्यादा भी superiors होंगे तो गड़बड़ हो जाएगी। वीकेंस डिसिप्लिन, डिसिप्लिन खराब हो जाएगा, कंफ्यूजन क्रिएट हो जाएगा, ऑर्डर डिस्टर्ब हो जाएगा। देयरफॉर ये लाइन याद रखना, डुअल सबऑर्डिनेशन शुड बी अवॉइडेड, ठीक है, अनलेस अंटिल इट इज एब्सोल्युटली एसेंशियल। उसको अवॉइड करो अगर वो बहुत जरूरी नहीं है। बस ऑर्डर शुड कम फ्रॉम वन बॉस, एक बॉस से होने चाहिए, एक से ज्यादा से ऑर्डर नहीं होने चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट आता है हमारे पास यूनिटी ऑफ डायरेक्शन। यूनिटी ऑफ डायरेक्शन का मतलब क्या होता है? देखो, यूनिटी ऑफ कमांड में हम फोकस करते थे एक बॉस होना चाहिए, यूनिटी ऑफ डायरेक्शन में हम फोकस करते हैं एक प्लान होना चाहिए। एक डिवीजन का एक ही प्लान होना चाहिए, अलग अलग प्लान्स नहीं होने चाहिए। यानी कि आपकी सेल्स की पूरी टीम के पास एक प्लान होना चाहिए जिसको वो फॉलो करें। अगर अलग अलग प्लान्स होंगे ना अलग अलग लोगों के, तो तब भी आपका गोल अचीव नहीं होगा। क्या मतलब है? फेयोल एडवोकेटेड वन हेड एंड वन प्लान for a group of activities having the same objectives.
Unity of direction implies that efforts of a group are directed towards common goals. Without unity of direction, unity of action, coordination of strength and focusing of effort cannot be achieved. Unity of direction, एक प्लान के बिना ना तो कोऑर्डिनेशन बनेगा, ना एफर्ट्स पे फोकस हो पाएगा और ना ही आप यूनाइटेड होकर काम कर पाओगे. तो प्लान एक ही होना चाहिए, उसी पे पूरे ऑर्गेनाइजेशन को चलना है. इसके बाद सबऑर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट टू जनरल इंटरेस्ट. सबऑर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट टू जनरल इंटरेस्ट क्या बोलता है, इसके लिए हमें एग्जाम्पल से समझना पड़ेगा. फॉर एग्जाम्पल चिंटू है. अब चिंटू की एक फ्रेंड है, चिंटू की फ्रेंड की रॉ मटेरियल की फैक्ट्री है. ऑल्दो उसका रॉ मटेरियल बहुत ही वाहियात है, बहुत ही बेकार रॉ मटेरियल है, लेकिन चिंटू को लगा अगर मैं इसका रॉ मटेरियल लगवा दूंगा अपनी कंपनी में तो यार मेरे तो नंबर बन जाएंगे. चिंटू ने कहा मेरी तो वैल्यू बन जाएगी, गुडविल बन जाएगी. अब कंपनी को ज़रूरत पड़ी रॉ मटेरियल को, चिंटू के पास पावर थी. चिंटू ने क्या करा, अपने नंबर बनाने के लिए, अपने पर्सनल गोल अचीव करने के लिए वो रॉ मटेरियल बेकार लगवा दिया. अब उससे क्या हुआ, कंपनी ने प्रोडक्ट बनाया, वो भी बेकार बना. कंपनी का बहुत रेपुटेशन पे फर्क पड़ा, बहुत नुकसान हुआ. चिंटू ने अपने पर्सनल गोल को आगे रखा और कंपनी के ओवरऑल ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव को भूल गया. ये गलत है. फियोल का मानना है कि इंडिविजुअल इंटरेस्ट बाद में होना चाहिए, कंपनी का इंटरेस्ट पहले होना चाहिए. समझ रहे हो, इंडिविजुअल इंटरेस्ट है वो सबऑर्डिनेट लेवल पे होना चाहिए, सुपीरियर लेवल पे जनरल इंटरेस्ट होना चाहिए. द इंटरेस्ट ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन शुड टेक प्रायोरिटी ओवर द इंटरेस्ट ऑफ इंडिविजुअल. इन ऑल द सिचुएशंस द इंटरेस्ट ऑफ द ग्रुप विल सुपरसीड द इंटरेस्ट ऑफ एम्प्लॉइज. अपना इंटरेस्ट बाद में, पहले ऑर्गेनाइजेशन. The managers can ensure this by his example of fair performance by not misusing his authority for personal favors. यानी कि एक इंसान अपनी पावर्स को यूज ना करे पर्सनल फेवर्स के लिए. ऑर्गेनाइजेशन के बारे में पहले सोचे, बाकी सारी चीज़ों के बारे में बाद में सोचे. इसके बाद हमारे पास आता है रेम्यूनरेशन ऑफ एम्प्लॉइज. रेम्यूनरेशन का मतलब क्या है, रेम्यूनरेशन में फियोल का मानना यह है कि किसी भी एम्प्लॉय को जो पैसा देना है इट शुड बी फेयर फॉर बोथ द ऑर्गेनाइजेशन एज वेल एज द एम्प्लॉय. दो तीन चीज़ों का ध्यान रखो, आपकी पेइंग कैपेसिटी कितनी है, एम्प्लॉय का क्वालिफिकेशन कैसा है और मार्केट स्टैंडर्ड्स क्या हैं. तीनों चीज़ें बहुत क्लियर होनी चाहिए. मार्केट में क्या रेट मिल रहा है, एम्प्लॉय की क्वालिफिकेशन स्किल कैसी है और आपकी भी कैपेसिटी है या नहीं है. तो क्या लिखा है, द ओवरऑल पे एंड कंपनसेशन शुड बी फेयर टू बोथ द एम्प्लॉयज एंड द ऑर्गेनाइजेशन. एम्प्लॉय शुड बी पेड फेयर वेजेस which should give them a reasonable standard of living. At the same time, it should be within the paying capacity of the organization. Remuneration should be just and equitable. बात समझ आती है. तो हमने 1 2 3 4 5 6 7 प्रिंसिपल्स पढ़ लिए. अब हमारे पास बचे 7 और प्रिंसिपल्स जिसको हम अगली क्लास में कवर करेंगे. आज आपको बड़े अच्छे से इन प्रिंसिपल्स की एक बार रीडिंग लगा लेनी है. बुक आपके पास मेरी होगी ही, नहीं होगी तो लिंक डिस्क्रिप्शन में आप जाके बाय कर सकते हो. एक बार रीडिंग लगाओ, क्वेश्चंस प्रैक्टिस करो, बुक के पीछे ही क्वेश्चंस भी दिए हुए हैं और आप धीरे धीरे चीज़ों को कंप्लीट करते चलो, क्योंकि अब मैं भी फ्लो में आ गया हूँ. अब फटाफट हम लोग चैप्टर्स को आगे बढ़ाएंगे और फटाफट अपना सिलेबस कंप्लीट करेंगे. तो आज के लिए इतना ही. होपफुली दिस वीडियो हेल्प्स यू और बहुत जल्दी मिलता हूँ नई वीडियोज़ के साथ. टिल देन कीप ग्रोइंग एंड कीप ग्लोइंग. बाय बाय.